Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with another video on Business Studies Class 12, chapter number 2, that is Principles of Management. As you can see that it is part 1. And this is a bit lengthy chapter because we have to go through various principles and techniques given by the two main experts in the management field, and they are known as uh, Henry Fayol and Frederick Winslow Taylor. So we are going to discuss very deeply about their various principles and the techniques, as well as we need to know the various advantages, various importance and features of the principles or technique as suggested by them. So that's why this the whole chapter is very lengthy. So I have divided it into many parts, and today we are going to start the first part of this chapter. So let's begin. तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, और वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स. So first of all, we have to know about the basic meaning of the principle of management, because earlier in class 10th or 9th, we have gone through a lot of principles in science, like physics के कुछ principles, chemistry के कुछ principles जो हम अप्लाई करते थे अपने सिलेबस में, उनसे अलग है ये प्रिंसिपल. सो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अलग है क्या नहीं, थोड़ा सा वो जान लेते हैं. तो ध्यान सुनिएगा. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिफाइंड एज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस दैट सर्व्स एज द बेसिस फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन. तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस डेफिनेशन में, इस पहले लाइन में हमने ये पढ़ा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक ब्रॉड, एक जनरल गाइडलाइंस. याद रखिएगा, साइंस के प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस नहीं होते हैं, ये हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, एंड दीज आर जनरल गाइडलाइंस दैट सर्व्स एज द बेसिस फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन. तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजरियल पार्ट होता है उसमें वेरियस डिसीजन मेकिंग होते हैं एंड एक्शंस होते हैं, उन सभी को लेने में, उन सभी को परफॉर्म करने में ये हमें प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं एट ऑल द टाइम. The principles of management have been propounded by various management experts over a period of time and are in the continuous process of evolution. As per CBSE curriculum, we have to focus on the understanding of the contributions of Frederick Winslow Taylor and Henry Fayol. And both of them are related to the classical theory of management. ठीक है, एक बात आप लोग को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि यही दो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं हमारे मैनेजमेंट के फील्ड से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, बट सीबीएसई के हमारे करिकुलम के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ दो ही एक्सपर्ट्स के कंट्रीब्यूशंस को जानना है, एंड दीज आर दे आर मिस्टर एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्यूअल. तो पहली बात दोनों में कॉमन ये है कि बोथ आर रिलेटेड विथ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी. ठीक है, ये बहुत रेयर बातें हैं जो आप लोगों को बुक में मिलेंगी, तो जरूर जरूर इसको याद रखिए, आपको फ्यूचर में भी काम आता रहेगा. एफ.डब्ल्यू. टेलर हैज़ फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स by following a scientific approach through the application of principles of scientific management. जैसा लिखा है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो वेरियस प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करके, उनको साइंटिफिक तरीके से अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर्स के एफिशिएंसी को बढ़ाने पर फोकस करते हैं. So basically, Mr. F.W. Taylor has focused on increasing efficiency of worker. Then moves to the next expert, that is Henry Fayol, whereas Henry Fayol has suggested 14 administrative principles so as to increase the efficiency of the managers. आप देख सकते हो बड़ा सा डिफरेंस. पहले ने मिस्टर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या किया, किस पर फोकस किया, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. एंड द सेकंड वन दैट इज मिस्टर हेनरी फ्यूअल, उन्होंने भी इंक्रीज इन एफिशिएंसी पर ही फोकस किया, बट किसके, मैनेजर्स पर. तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में एक बड़ा सा डिफरेंस यहीं से हमें दिखता है. तो ये थे हमारे दो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के बारे में बनाए गए प्रिंसिपल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एंड डिटेल में तो हम वेरियस पार्ट्स में पढ़ेंगे ही. सो बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ. सो अब हम जानेंगे कुछ कंपैरिजन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू एक्सपर्ट्स जो हमारे सीबीएसई सर्कुलर के अकॉर्डिंग, करिकुलम के अकॉर्डिंग है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जरूर आइडेंटिफाई कर लीजिए इन्हें. दिस इज हेनरी फ्यूअल एंड दिस इज एफ.डब्ल्यू. टेलर.
ठीक है, तो लेट अस डिस्कस द कंट्रीब्यूशन, दोनों के जो थे उनके कंपैरिजन या कह सकते हैं आप डिफरेंशिएशन, दोनों के कंट्रीब्यूशन में क्या थे। सो कुछ हमने बेसिस लिए हैं दोनों के कंट्रीब्यूशन के डिफरेंसेस में। सो पहली बात, नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स। सो आपको ये बातें अभी ही मैं बताना चाहता हूँ, हाउएवर आपको ये चीज़ें बुक के एंड में मिलेंगी, बट मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम सब कुछ स्टार्ट करें, थोड़ा सा हमें तो इनके बारे में पहले से ही पता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स एज गिवन बाय हेनरी फ्यूल इज 14 एंड गिवन बाय टेलर इज 4। देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नंबर ऑफ टेक्निक्स। सो जैसा आप देख पा रहे हो फ्यूल में नील, दैट मीन्स फ्यूल हैज़ गिवन not given any kind of techniques, but Mr. Taylor has given 5 techniques, जिसके लिए हम किसी ना किसी पार्ट में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। देन थर्ड वन इज नेम ऑफ बुक। दोनों ही एक्सपर्ट के अपने अपने प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को प्रिंट किया, पब्लिश किया गया एक किसी ना किसी बुक में, एंड वो जो बुक फेमस हुई वो हमें जरूर जाननी चाहिए। सो द नेम ऑफ बुक दैट इज रिटन बाय मिस्टर हेनरी फ्यूल इज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एंड टेलर ने जो बुक लिखी उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एंड इट्स माई पर्सनल ओपिनियन एंड सजेशन टू ऑल ऑफ यू दैट यू शुड नो, यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक दैट इज रिटन बाय बोथ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कौन जाने एग्जाम में किस तरीके से पूछ ले इसे। देन एक्सप्रेशन, तो हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जाने जाते हैं, एंड टेलर के जो प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं ये हम जब लेटर ऑन पढ़ते जाएंगे तो अपने आप सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। देन नेक्स्ट वन, फोकस। सो जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी फोकस में ये चीज़ें पढ़ी थी वही दोबारा है कि हेनरी फ्यूल फोकस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट बाय फॉलोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स। तो यानी एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट, एफिशिएंसी बढ़ाने के तरफ फ्यूल का फोकस था। एंड अबाउट टेलर, he was focused on eliminating wasteful movement and increasing productivity। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करने के पीछे साइंटिफिक वे में हमेशा लगे होते थे, ये उनका फोकस पॉइंट था। एंड लास्ट इज फेमस एज। तो जनरली हमें एक बात सुनने को मिलती है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर, तो ये तो लगभग सभी लोग याद कर लेते हैं, बट फ्यूल भी एक फादर कहलाते हैं, और इसीलिए दोनों पॉइंट्स मैंने लिए हैं कि फ्यूल इज नोन एज और फेमस एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, और मिस्टर टेलर इज ऑल्सो फेमस एज अ फादर बट फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो दीज वर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके कंट्रीब्यूशन में डिफरेंसेस को शो करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स और नेचर्स को। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। So universal applicability, this is the feature which is very common with the management and various function as well as the principles। तो क्या बेसिक मीनिंग है इस यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की, बहुत शॉर्ट वे में मैंने आपके सामने रखा है, ध्यान सुनिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल in nature, that means it is applicable not only in business organization but in नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, जिसको आप सब बेटर जानते हैं ऑल परवेसिव के नाम से, कि जब कोई ऐसी क्वालिटी हो, ऐसी कोई चीज़ हो, एक ऐसा फोर्स हो जो हर एक फील्ड में इक्वली एप्लीकेबल हो, तो उसको हम ऑल परवेसिव या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कहते हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में सेम यही क्वालिटी मौजूद है कि दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड ऑन द बिजनेस फील्ड, इन द बिजनेस फील्ड और इन द नॉन बिजनेस फील्ड ऑल्सो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम अपने काम में, अपने डेली रूटीन में प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और बिजनेस में तो करते ही हैं। ठीक है, उन सभी को हम वन बाय वन प्रिंसिपल के साथ एग्जाम्पल में लेने की कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट फीचर और नेचर, दैट इज जनरल गाइडलाइंस। याद होगा हमने अपने आज के वीडियो की शुरुआत में ही एक स्टेटमेंट या फिर एक डेफिनेशन देखा, उसी में जनरल गाइडलाइंस की बात आई थी। ठीक है, तो जनरल गाइडलाइंस के तौर पर क्या मीनिंग है, देखिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। तो पहले तो यही कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइंस है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। एंड टू एक्शन बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये नहीं कि रेडीमेड टेलर मेड सॉल्यूशंस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके सामने सॉल्यूशन बनाया रखा हुआ है, आप इसको अप्लाई कर दीजिए और ऐसा हो जाएगा। ये साइंस में हो सकता है, आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में ऐसा नहीं होता। बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट डिफाइनेड लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो जिस तरह से केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रिंसिपल्स डिफाइंड वे में काम करते हैं, आपको प्रॉपरली बताया जाता है कि आप ये और ये चीज़ आप एडअप करेंगे साथ में तो ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन इन द साइंस फील्ड। बट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज applicable on human being and जिनका इंडिविजुअल डिफरेंस ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, एंड ड्यू टू दैट उसको अप्लाई करने का वे या फिर उसके लिए सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉट सेम एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये सिंपली एक जनरल गाइडलाइंस है कि आपको किसी सिचुएशन में कैसा करना चाहिए, बट आप उसी तरह करोगे और वही होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। नाउ द थर्ड फीचर, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। खैर ये तो किसी भी प्रिंसिपल के लिए बहुत कॉमन सी बात है, आइदर साइंस प्रिंसिपल और द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो देखिए क्या है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि आइदर द प्रिंसिपल ऑफ साइंस और द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और द प्रिंसिपल्स ऑफ इन एनी अदर फील्ड, या फिर आपके घर पे भी जो प्रिंसिपल्स या कोई एक तरह से एक नियम बनाए जाते हैं, फॉर्मुलेट किए जाते हैं जो सभी को फॉलो करना होता है, वो कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन के बेस्ड होता है। उसको बार बार ऑब्जर्व करते हैं, डीपली थिंक करते हैं, तब लगता है कि हाँ भाई ऐसा करने से ये काम होता है। तो कहने का मतलब द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेसिकली बेस्ड ऑन द डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क एज वेल एज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया है कि इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नाउ द फोर्थ फीचर और नेचर इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी जो नेचर है हमारे साइंस के प्रिंसिपल में गायब रहता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर वेरी रिजिड बिकॉज कि उसको जैसे बताया गया वो ऑलवेज डिफाइंड वे में वैसे ही अप्लाई होता है, लेकिन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बीइंग्स, और जो कभी भी नेचर वाइज और सिचुएशन के हिसाब से एक जैसे नहीं हो सकते, तो इसीलिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नाउ the management principles can be applied differently under different conditions according to the requirement of the organization. As and when political, economic, and social changes taken place, new kinds of problem arises, old principles are altered and the new principles are propounded. तो जैसा आप देख पा रहे हो क्या लिखा है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और कंडीशन, जैसा कि रिक्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एंड जब जब कभी भी पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो और टेक्नोलॉजिकल या कोई भी एनवायरनमेंट जो बिजनेस में कोई इफेक्ट करते हैं, उसमें जब भी एक चेंज आता है द न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस, तो उसके साथ साथ आपके सामने नए नए तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि प्रेजेंटली कोरोना वायरस का पैंडेमिक हम सभी को वर्ल्ड वाइड परेशान किया हुआ है, तो ये सभी के लिए प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम पुराने प्रिंसिपल्स को छोड़कर नए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं या अल्टर करते हैं ना। हम सभी लोगों ने अपने लाइफ में चेंजेस किए हैं इस समय प्रेजेंटली कि हम अपने इस वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हुआ, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल आज भी वैसे ही लागू हो रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज मेनली बिहेवियरल। पिछले 2-3 फीचर्स में मैंने ये बात कई बार रिपीट की कि ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई होते हैं, और ह्यूमन बींग्स का सभी का वे ऑफ एक्ट अलग अलग होता है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो उनके बिहेवियर में हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो यही बेसिक रीज़न है इस पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टली कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड दीज प्रिंसिपल्स insist on improving relationship between superiors, subordinates and all the other members of the organization. तो कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है डायरेक्टली इस बात पर ही जोर देते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, एंड दीज प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर, जिसको हम बॉसेस के तौर पर जानते हैं, सबऑर्डिनेट जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, एंड उसके अलावा भी जो लोग होते हैं ऑल अदर द मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे के सारे स्टाफ जो कि बेसिकली क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन बींग्स है, उन सभी पर अप्लाई होता है और उन सभी पर डायरेक्टली उनसे उनके बिहेवियर को वो इम्पैक्ट करता है। सो नेक्स्ट फीचर और नेचर इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब तो आप साइंस में पढ़ चुके होंगे कि साइंस के प्रिंसिपल ये बताते हैं कि आप अगर ऐसे करोगे तो एज अ रिजल्ट आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पे भी ये बात लागू होती है। दे स्पेसिफाई व्हाट द अल्टीमेट आउटकम विल बी
इफ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वर्क इज डन इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ये बताते हैं कि किसी चीज को करने का, किसी खास सिचुएशन में करने का जो तरीका होगा उससे क्या रिजल्ट सामने मिलेगा हमें। मैं आपको एक प्रिंसिपल का एग्जांपल देता हूं कि मान लो यू आर अ सबऑर्डिनेट एंड यू आर गेटिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम 3 बॉसेस एट द सेम टाइम। मान लो आपको सुबह 10 बजे 3 बॉस एक साथ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उनका ये काम आपको करना है। देन व्हाट विल यू डू? डेफिनेटली यू विल कंफ्यूज। और किस तरह कंफ्यूजन कि मुझे काम तो तीनों का आता है, बट टू हुम आई शुड गिव द प्रायोरिटी। क्योंकि आपके मन में ये भी चलेगा कि बॉस, पहले बॉस का अगर मैं काम करूंगा सबसे पहले तो बाकी 2 बॉस मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, एंड ऐसा ही मैं दूसरे के बॉस के लिए करूंगा तो बाकी बॉस गुस्सा हो जाएंगे। तो बहुत अजीब सिचुएशन हो जाएगी फॉर द सबऑर्डिनेट एंड एज वेल एज फॉर द बॉसेस। उनके भी ईगो में क्लैशेस आएंगे। तो ये हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है कि अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम एक समय पर एक एम्प्लॉय या एक वर्कर को, एक कुल मिलाकर एक ह्यूमन रिसोर्स को एक साथ कई सारे बॉसेस ऑर्डर देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो अपने फुल एफिशिएंसी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ वर्क नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये चीज़ें हमें बताता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी वर्क को पर्टिकुलर किस तरीके से करते हो तो आपको क्या अल्टीमेट आउटकम मिलने वाला है। Although these principles cannot state perfectly absolute results because these are applied on human beings. And definitely इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि these principles are always applicable on the human beings. And हो सकता है कि मैंने आपसे कहा कि आप 3 बॉसेस के काम एक साथ नहीं कर सकते, बट आप कहोगे सर मैं तो कर सकता हूँ। तो बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स, सभी में डिफरेंसेस होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ खासियत भी होती है। तो हो सकता है कि किसी पर वो काम करे, किसी पर वो काम ना करे, बट जनरल गाइडलाइंस वो आपको डेफिनेटली देगा कि व्हाट द अल्टीमेट आउटकम विल बी इफ यू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि इट एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। नाउ द लास्ट फीचर इज कॉन्टिजेंट। सो बहुत सिंपल सी मीनिंग है कॉन्टिजेंट को लेकर के। द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स इज टेकन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाय द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम इस प्रिंसिपल्स हैं उसको अप्लाई करना है कि नहीं करना है एंड किस लेवल तक करना है, ये चीज़ हमारे सिचुएशन और सर्कमस्टांस के बेस पर तय किया जाता है। बिकॉज दीज principles are always affected with the changes in the environment. Then it also signifies that the management principles are not fixed or permanent. तो इस फीचर में हम बेसिकली ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कभी भी स्टेबल नहीं है, कभी भी फिक्स नहीं है। जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स बिल्कुल उस तरह फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है। ये क्या होते हैं? फ्लैक्सिबल होते हैं। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाकर उसको अपने सिचुएशन के साथ अप्लाई करते हैं, सो दैट कि हम अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव वे में लेके चल पाएँ। ठीक है, तो कॉन्टिजेंट का बेसिकली मतलब यही है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स्ड और not permanent because the decision taken to implement these principles are taken on the basis of the situation arises or circumstances because the situations definitely affect the application of the principles. So these were the few features of the principles of management. Now let's make a list of all the 14 fundamental principles of management which are being propounded by Henry Fayol. सो पहले तो हम इनसे मिल लेते हैं थोड़ा सा हेनरी फ्योल से। आप सभी इनको पहचान चुके होंगे। सो देखिए 14 प्रिंसिपल्स में जिस ऑर्डर में हमने रखा है उसको, वो है डिवीजन ऑफ वर्क, देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन डिसिप्लिन, देन यूनिटी ऑफ कमांड। मैं इसी यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में ले रहा था। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देन सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। डेफिनेटली आप लोगों को नाम देख कर लग रहा होगा बहुत बड़ा नाम है तो पता नहीं कैसी मीनिंग होगी, बट मीनिंग बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियल है एंड सिंपल भी है। देन रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय। रेमुनरेशन का मतलब लाइक सैलरी एटसेट्रा जो आफ्टर इन ल्यू ऑफ द वर्क जो वर्कर्स को या फिर हमारे एम्प्लॉयज को मिलता है उसको हम रेमुनरेशन कहते हैं। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देन स्केलर चेन, देन ऑर्डर, then equity, then stability of personnel or tenure, then
इनिशिएटिव एंड द लास्ट वन इज स्पिरिट डी कॉर्प्स। तो आप गिन पा रहे होंगे 14 प्रिंसिपल्स हैं ये सारे के सारे। नाउ जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें फ्यूल के कंट्रीब्यूशन के तौर पर याद रखने हैं, बट एक बड़ी प्रॉब्लम जो सभी बच्चों के साथ बड़ी कॉमन सी है वो ये कि याद नहीं होते हैं। आपसे कोई कह देगा कि यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में लिखो तो आप लिख दोगे, आपसे कोई कहेगा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के बारे में लिखोगे, डेफिनेटली लिख दोगे आप। कोई कहेगा आपसे कि प्रिंसिपल ऑर्डर के बारे में लिख दीजिए, डेफिनेटली आप लिखोगे। बट जब आप कोई आपसे कहेगा ना कि आप 14 प्रिंसिपल्स का नाम गिना दो तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आ ही जाएगी आपको। तो कुछ एक ट्रिक है जिससे हम इसको ईजी वे में याद कर सकते हैं, और आइए उस ट्रिक को हम कोशिश करते हैं सीखने की, समझने की। देखिए, एक स्टोरी लेते हैं, देन उस स्टोरी में आपका एक रिप्लाई होगा, एंड वो रिप्लाई जो आप दोगे वही रिप्लाई हमारा क्या होगा, इसका कोड होगा कि कैसे याद किया जाए। सो देखिए, यू वेंट यूएस इन द लास्ट मंथ। सो आप पिछले महीने यूएस गए थे। आफ्टर रिटर्निंग योर फ्रेंड आस्क्ड यू। तो जब आप वापस आते हो एक महीने के बाद तो आपका दोस्त आपसे पूछता है, क्या पूछता है, व्हाट डिड यू सिक्योर्ड फ्रॉम यूएस। ठीक है, सो अब आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिप्लाई करोगे, तो देन यू हैव रिप्लाइड लाइक दिस, एंड सी योर रिप्लाई, व्हाट यू हैव रिप्लाइड। सो ये है आपका रेस्पॉन्स, आई सिक्योर्ड सोडा फ्रॉम यूएस। आप देख पा रहे होंगे मैंने फ्रॉम को ब्लैक एंड बहुत स्मॉल टाइनी पार्ट में लिखा है, एंड रेस्ट पार्ट को आप बोल्ड लेटर्स में एंड बड़े बड़े लेटर्स में देख पा रहे होंगे। सो दिस इज द कोड, आई सिक्योर्ड सोडा फ्रॉम यूएस। ठीक है, आपके दोस्त का सवाल था कि आपने क्या चीज़ सिक्योर किया, आपने अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। नाउ चलिए आइए जानते हैं कि इस कोड को डिकोड कैसे करें, हाउ इट वर्क। तो लेट्स डिकोड द ट्रिक। सो देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि जैसा हमारा था ट्रिक आई सिक्योर्ड, तो पहले हम आई की बात करते हैं। सो आई फॉर इनिशिएटिव। नाउ जब हम ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जिस ऑर्डर में हमने 14 प्रिंसिपल देखा है अभी थोड़ी देर पहले या बुक में पढ़ते हैं, उस ऑर्डर में वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड यहाँ कोई अर्जेंसी भी इस तरह नहीं कि कोई रिक्वायरमेंट भी ऐसी नहीं कि हम उस ऑर्डर में ही उसको याद कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 14 प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए, आपके दिमाग में जो पहले आ जाए वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं लिख कर आएगा कि 10th प्रिंसिपल एक्सप्लेन करिए, 14th प्रिंसिपल एक्सप्लेन करिए, या फर्स्ट प्रिंसिपल, वो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये कोई प्रोसेस नहीं है। तो पहला आई था, तो आई से हो गया इनिशिएटिव, फिर क्या था, सिक्योर्ड। सिक्योर्ड में था पहले एस, तो देख सकते हो आप फुल फॉर्म क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जो सबसे लंबा प्रिंसिपल का नाम था। ठीक है, देन द थर्ड वन E for equity. Then the next one, next is C for centralization and decentralization. Then the next one, U say unity of command, and then is the turn of R say remuneration to employees, and then E for spirit de corps, एंड देन डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। आप देख पा रहे होंगे आपका जो रिप्लाई था, रेस्पॉन्स था, आई सिक्योर्ड सोडा फ्रॉम यूएस। तो आई एंड सिक्योर्ड का तो एक्सप्लेनेशन हो गया है, देख सकते हो आप, ISECURED। तो ये आपका आई सिक्योर्ड तक तो हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिप्लाई, और वो था आपका सोडा फ्रॉम यूएस। तो देखिए, सोडा में है एस से बन गया स्केलर चेन, देन आया ओ से बन गया आपका ऑर्डर, नेक्स्ट डी फॉर डिसिप्लिन, देन ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जैसा आपने देखा फ्रॉम उसमें एक टाइनी सा था, बिकॉज आपको सेंटेंस बनाकर याद रखने में इजी हो सके, तो फ्रॉम एक ऐसे ज्वाइन करने के लिए है, ना कि उसका कोई फुल फॉर्म लेना है हमें। एंड लास्ट वन इज यूएस में यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एंड एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल और टेन्योर। तो आप देख सकते हैं वहाँ लास्ट स्लाइड में हमने देखा आई सिक्योर्ड का फुल फॉर्म, देन आ गया यहाँ पर सोडा SODA, एंड फ्रॉम साइलेंट रहेगा बाय मीन्स ऑफ फुल फॉर्म, एंड देन US U एंड S। तो इस तरीके से हमने 14 प्रिंसिपल्स को सिंपल से एक ट्रिक में जाना और याद करने की कोशिश की, एंड होप सो कि इस तरह से आप सभी लोगों को 14 प्रिंसिपल्स के नाम याद हो जाएंगे। तो जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि
इस चैप्टर में बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं, तो उन सभी को हमें डिस्कस करने के लिए काफ़ी सारे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और इसीलिए आज के पार्ट में बस इतना ही हम रखेंगे। एंड इसी उम्मीद के साथ कि जो भी आज पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया, और होप सो कि आप सभी लोग इस पार्ट में दिए गए सभी शॉर्टकट्स को एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से मेमोराइज कर लें। एंड जब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे तो आप सभी को सब चीज़ें बड़ी आसान लगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।